नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी वनस्पति वाली क्लास चल रही थी और आज की जो क्लास है साथियों वो आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें आपको 2021 की वन रिपोर्ट के आंकड़े में बताने वाला हूं। प्रयास करेंगे अपन इस क्लास को इसी क्लास में याद करने का और कहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, कहां से क्या सब बनते हैं, वो उसी आधार पे अपन पढ़ने वाले हैं। ज्यादा लंबी होने वाली नहीं है क्लास, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इस क्लास के बाद में साथियों अपन ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे और भारत के अपने लगभग पूरी हो जाएगी ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे की और अगली ये पहले क्लास आ जाए, उसके बाद में मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही थी और आज की क्लास अब और इंपॉर्टेंट है उसकी दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। साथियों, सबसे पहले ध्यान देना कि अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो नवीन वन रिपोर्ट है। अब वन रिपोर्ट ये नवीन है ना, ये 17वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं प्रश्न। अब 17वीं वन रिपोर्ट है। जब पहली वन रिपोर्ट जो आई थी वो 1989 में आई थी। पहली कब आई थी? पहली 1989 में। तो ये 17वीं है। हर 2 साल में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, हर 2 साल में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं साथियों। अपनी जो ये नवीनतम वन रिपोर्ट है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये नवीनतम वन रिपोर्ट कब आई थी? तो 13 जनवरी 2022। ठीक है, 13 जनवरी 2022। अब 2022 को आई, लेकिन वन रिपोर्ट 2021 क्यों कहते हैं? क्योंकि 2021 की गणना के आधार पे उनके आंकड़े हैं वो बताते हैं। अब रिपोर्ट तो अगले साल ही पेश होगी ना, तो ये जनवरी 2022 में ये घोषित की गई थी और ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के नाम से जानी गई। ठीक है, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई थी। अब ये प्रश्न हालांकि देखो बनने की संभावनाएं कम रहती है, लेकिन प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, तो यहाँ पे ये पूछ सकते हैं। हालांकि संभावनाएं मैं बता रहा हूं इस प्रश्न की बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी वन रिपोर्ट किसने जारी की है, उस समय कौन थे मंत्री जी? तो अपने ध्यान रखना है कि अपने पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री जो थे वो भूपेंद्र यादव थे, उनके द्वारा ये जारी की गई थी। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले कि ये 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि उपग्रह जो था वो रिसोर्स सेट 2 के आंकड़ों का इस्तेमाल इसमें किया गया। अब उपग्रह बहुत काम आते हैं इसमें। यदि अपन देखे जाए सैटेलाइट के आधार पर राजस्थान का अध्ययन अपन ने पढ़ा, तो अपने वैसे तो पढ़ते हैं तो राजस्थान का जो मध्यस्थ गांव है वो लापोलाई है। ठीक है, लेकिन अपन ने ये प्रश्न बने हैं आयोग के द्वारा कि सैटेलाइट सर्वे के आधार पर मध्यस्थ गांव कौन सा है, तो फिर गगराना है। तो सैटेलाइट के आंकड़े तो इसमें वन रिपोर्ट में और इसमें तो बहुत ज्यादा काम आते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये तो थे साथियों बेसिक चीज। ठीक है, कि वन रिपोर्ट से संबंधित जो बेसिक चीज है। अब यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है कम, और अब जो पढ़ेंगे अपन वहां से संभावनाएं रहती है ज्यादा। ठीक है ना, चलिए। तो साथियों 2019 की तुलना में सबसे इंपॉर्टेंट, और आपको पता है जहां पे मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं वहां पे वो चीज वास्तव में इंपॉर्टेंट ही है। तो 2019 की तुलना में वन और वृक्षावरण में साथियों वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान देने लायक है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है ना, ये कि वृद्धि हुई है या कमी। सबसे पहला प्रश्न बनता है इस तरीके से कि 2019 की तुलना में वन क्षेत्र और वृक्षावरण और वनावरण के अंदर निम्न में से क्या हुआ है? वृद्धि हुई है, कमी हुई है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, या कोई भी चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वृद्धि हुई है। ठीक है, और वृद्धि कितनी हुई है? आपके हुई है 2261 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब इसमें साथियों देखो, इसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों अलग अलग है। ठीक है, वनावरण के अंदर यदि देखा जाए तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। टोटल तो कितनी है? 2261, और उसमें से 1540 किलोमीटर स्क्वायर जो है वर्ग किलोमीटर वो है आपके वनावरण। ठीक है, और वृक्षावरण के अंदर जो है 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब वनावरण और वृक्षावरण में क्या अंतर है? वन जो होते हैं वो सघन होते हैं, ज्यादा मतलब वहां पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, और वृक्षावरण में वहां सीधी सी बात है जैव विविधता कम पाई जाती है, इतने घने नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये अंतर रहता है। क्योंकि अब मिलते जुलते शब्द है तो ये कंफ्यूजन रहता है कि वनावरण वृक्षावरण में क्या अंतर है, और खासकर उनको बड़ी समस्या होती है जो प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, केएल राहुल होते हैं ना, उनको समस्या होती है। सचिन तेंदुलकर जो है उनको तो पूरा अनुभव है कि अब क्या है,
और सचिन तेंदुलकर जितने, उन लोगों के लिए 2 साल की छूट का प्रावधान किया है। हालांकि छूट जो है कोविड के मद्देनजर दी गई है कि वैकेंसीज नहीं हो पाई थी, तो इस कारण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि भाई आपके 2 साल की इसके अंदर छूट दी जाएगी, जो एक अच्छा फैसला है कि जब भर्तियां संपन्न ही नहीं हुई तो वो समय खराब हुआ है, तो ओवरएज हो गए कई जने, तो उनको छूट देना स्वाभाविक था, जो बहुत अच्छा फैसला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देना कि ज्यादा क्या है, वनावरण, और कम क्या है, वृक्षावरण, लेकिन है क्या, दोनों क्या है, वृद्धि है। ठीक है ना, प्लस में पॉजिटिव है। साथियों इन दोनों की टोटल करोगे तो यही आएगी। ठीक है, अब देखो यदि देखा जाए भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो साथियों वैसे ये आंकड़ा याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये आंकड़े जो है ये वाले है ना, ये याद बहुत मुश्किल से रहते हैं, क्योंकि इतने लाखों में आंकड़े होते तो कैसे याद रखोगे। वैसे ही रखना है तो इसलिए मैंने इनको 3-3 डिजिट में बांटा है। ठीक है, 809 537 याद रखो तो ठीक है। ये याद नहीं भी रहता है तो ये जरूर याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। 24.62, ठीक है ना, 24.62 24.62% जो है वो है आपका दोनों टोटल मिलाकर वनावरण और वृक्षावरण। किसका ये प्रतिशत, किसका है, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। ये प्रतिशत कौन सा है, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत। ठीक है ना, ये भौगोलिक कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है ये। अब बात करें साथियों, इसमें भी फिर वापस देखो वर्गीकरण हो गया वापस, वनावरण अलग है और वृक्षावरण अलग है। ठीक है ना, वनावरण की बात करें, ये आंकड़ा याद रह जाता है तो कर लेना, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये आंकड़े याद नहीं किए। ये वाला है ना, इतने इंपॉर्टेंट रहते भी नहीं है और बहुत कम विद्यार्थी जो है इतने, और एग्जामिनर भी इस यहां से प्रश्न नहीं बनाता है, प्रश्न बनाता है यहां से। ठीक है, परसेंटेज याद जरूर रखना, ये आंकड़े नहीं भी याद रहते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, नजर मार लेना सरसरी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वनावरण जो है साथियों वो 21.71 है। अब यहाँ पे देखो वृद्धि ज्यादा क्या है, वनावरण ही है। वृक्षावरण जो है 2.91 है। दोनों को मिलाओगे ना तो आपकी ये वाली डिजिट आएगी सामने, यानी कि दोनों मिलाकर पूछे तो 24.62, यहां पे पूछते तो 2171 जो आपको मैंने कल भी बताया था, और यहां पे पूछते हैं वृक्षावरण तो 2.91। ठीक है, दोनों को मिलाओगे तो आपके 2462 आ जाएगी। ठीक, तो ये जो स्लाइड है ये वाला जो अपने, अब इसमें देखो साथियों इंपॉर्टेंट, वापस बता रहा हूं इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है। ठीक है, एक तो ये वाला आंकड़ा याद रह जाए इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट है वृद्धि हुई है ये इंपॉर्टेंट है, और ये परसेंटेज जो 3 दे रखे हैं 1 2 और 3, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको कवर करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरफ वाली जो स्लाइड थी वो पूरी इंपॉर्टेंट थी आपके। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो अब क्या है, अब इंटरेस्टिंग है, अब आपको यहाँ पे प्रश्न भी बनते हैं और याद भी रखने हैं। कैसे रखने हैं वो मैं मदद करता हूं आपकी। ठीक है, अपना जो पॉइंट है वो ये है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, भारत के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। अब कल मैंने आपको पहला तो बता दिया था कि सबसे ज्यादा जो वन है वो कहां है, मध्य प्रदेश में, यानी कि वन क्षेत्रफल ज्यादा है, यानी कि वन क्षेत्रफल के मामले में अच्छा कौन है, मध्य प्रदेश है। मैं जो कहता हूं ना वहां पे एक एक शब्द पे गौर किया करो। मैंने कहा कि वन क्षेत्रफल में सबसे अच्छा कौन है, मैंने क्या कहा है, वन क्षेत्रफल में सबसे अच्छा कौन है, तो आपने कहा कि सर मध्य प्रदेश, सर मध्य प्रदेश अच्छा है किसमें, वन क्षेत्रफल में। बस आपके काम यहीं पे बन गया। कैसे बना कि मध्य प्रदेश तो हो गया नंबर 1, और फिर अ से आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश और 6 से आ जाएगा छत्तीसगढ़। बस, और कहीं आपको ट्रिक याद करने की आवश्यकता थोड़ी। आपने खुद ने मुझे कहा कि सर मध्य प्रदेश अच्छा है किसमें, वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश अच्छा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश अच्छा है तो आपको याद अच्छा हो गया, बस दिखती बात है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ यानी इनमें सर्वाधिक है। अब बात करें इन आंकड़ों की साथियों, मैं भी याद नहीं करता हूं इनको क्योंकि ये याद रहते ही नहीं, लेकिन इनमें एक बढ़िया लॉजिक बैठ रहा है जो आपको याद रखने की दृष्टि से आपके थोड़ी सी हेल्प कर देगा। क्या है, 77 66 55। देखो 77 66 55, अब याद रह जाए आगे के तो ध्यान रख लेना, 77 400, यहाँ भी 400, यहाँ 700 है। ठीक है, और 77 66 55 ये तो याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है।
जहां पे बैठ जाता है वहां पे ठीक है, जहां नहीं बैठता है वहां पे ये आगे के याद नहीं भी करोगे तो ये जरूर याद करना, क्रम पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले, अब मैंने आपको कल बताया था हरियाणा और पंजाब में मैंने आपको ये बताया कि वन इसलिए कम होते हैं क्योंकि कृषि ज्यादा होती है, कृषि क्षेत्रफल ज्यादा है तो वहां पे मतलब खेती बाड़ी ज्यादा की जाती है, अनाज ज्यादा होता है, वन होंगे कम, ठीक है ना, जंगल कम होंगे तभी खेती ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है कि हरियाणा कल आपको बताया और पंजाब, तो दो चीज तो आ गई। और गोवा में तो अपन क्या है, वन देखने तो जाते नहीं, अपन जाते हैं समुद्र देखने, हालांकि वन है लेकिन फिर भी क्षेत्रफल ही कम है, गोवा का तो सबसे छोटा राज्य है, तो अपन तो जाते तो समुद्र देखने जाते हैं ना, वन देखने थोड़ी जाते हैं। तो हरियाणा, पंजाब और गोवा, तीन ऐसे याद रख लेना। जहां तक मैं समझ रहा हूं आपको ये ज्यादा वाले तीन राज्य और कम वाले तीन राज्य यहाँ पे याद हो गए। यदि ऐसे याद नहीं हुए ना तो ऐसे याद रख लेना एचपीजी, ठीक है, एलपीजी तो आपको सबको पता है, यहाँ पे याद रखना एचपीजी। तो हरियाणा, पंजाब और गोवा, तो ये हो गई आपके ट्रिक और ये हो गए आपको याद। अब ये याद रह जाते हैं तो ठीक है, नहीं रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैंने आपको फिर भी आंकड़े उपलब्ध करवा दिए ताकि कोई कहे कि मुझे तो सर याद करने थे आपने दिए ही नहीं आंकड़े। भैया बढ़िया है, याद करो थे, मैं कि नहीं रोकूं कौन, मैं तो बस आपको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साथियों वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य कि वन क्षेत्रफल जो 2019 के मुकाबले और वृद्धि किसमें हुई। ठीक है, वृद्धि वाले यानी कि तुलनात्मक होगा, पिछली रिपोर्ट 2019 वाली थी, ये 2021 वाली है, ये नवीनतम आंकड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वृद्धि हुई है साथियों वो आपके नंबर 1 आंध्र प्रदेश, फिर हुई है तेलंगाना में, फिर हुई है उड़ीसा में और फिर कर्नाटक में। यदि देखा जाए तो 647 किलोमीटर, 632, 573 और 155। ठीक है, ये याद रहते तो बढ़िया है, बाकी ये याद जरूर रखना 647 647 आंध्र प्रदेश का याद जरूर रखना। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे साथियों, तो आते ओ, ठीक है, आते क्या करना, आते ओ कर्नाटक, आते ओ कर्नाटक तो आ जाना, नहीं तो कोई बात कौन। ठीक है, आपा तो यूं ही पढ़ा, आते हो नहीं कहना, ठीक है, आते हो कर्नाटक तो आ जाना, नहीं तो कोई बात को नहीं, दैन मिट्टी। ठीक है, आते हो तो आते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओ यानी उड़ीसा और कर्नाटक। कहां आते हो कर्नाटक तो आ जाना, नहीं तो दैन मिट्टी। ठीक है, यहाँ मारवाड़ी तो यहाँ ही बोले है कि आते हो कर्नाटक तो आ जाना, नहीं तो दैन मिट्टी। ठीक है, तो आते हो तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा और फिर कर्नाटक, बस बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं साथियों, ये तो हो गए वृद्धि वाले कि इनमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत। बस आज आंकड़ों का ही खेल है, कुछ नहीं करना आपको मैं ये क्लास दे रहा हूं, आप बढ़िया से इसको नोट कर लेना, इसके बाद में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप इन्हें नोट कर लेना अच्छी तरीके से और एक से दूसरी बार क्लास देख लेना और जो कंटेंट आपने लिखा है नोट किया है उसे 2 बार पढ़ लेना। बस जब डॉक्टर कहे ना कि 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, आपकी बीमारी मिट जाएगी। तो यही है, एक बार क्लास देख ली, एक बार और देख लेना और नोट्स बनाते टाइम एक बार लिखे, एक बार और पढ़ लेना, उसके बाद में सीधा रिवीजन और अभ्यास वगैरह वो करो, आपके ये याद है, बस वरदान है ये जीजीडी का, यहाँ का गौरव ज्ञान धारा का चैनल का ही वरदान है कि क्लास को एक से दूसरी बार देखो सीधा याद। ठीक है, चलिए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत की बात हो रही है। चलिए अब इसमें साथियों है ना वनावरण प्रतिशत में आपको पूर्वोत्तर वाले राज्य ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। अब यहाँ पे ज्यादा ट्रिक नहीं बनाएंगे अपन, ये आप सीधे याद कर लेना। क्यों, पूर्वोत्तर वालों पे ध्यान देना, बस वहां पे प्रतिशत की मात्रा में ज्यादा है। अब देखो जैव विविधता वगैरह, हरियाली वगैरह सब ज्यादा है वहां, ठीक है ना, तो वहां पे सीधा, क्यों ज्यादा ट्रिक बनाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी किसकी थी। तो यहाँ पे इतनी काफी है, आते हो कर्नाटक तो आ जाना, नहीं तो दैन मीठी, एक तो आ याद रखनी है। ठीक है, ये क्या है, वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है ये इंपॉर्टेंट है कि आते हो कर्नाटक तो आ जाना, नहीं तो दैन मीठी। ठीक है, चलिए ये एक तो ये याद रखना है। यहाँ पे तो आपने यहाँ पे तो याद रखने की आवश्यकता नहीं, आपने खुद ने मुझे बताया कि मध्य प्रदेश अच्छा है, वन क्षेत्रफल के अंदर मध्य प्रदेश अच्छा है। चलिए यहाँ पे एचपीजी के सिलेंडर लाना है अपन को, बाकी कुछ नहीं करना। चलिए तो ये इतना तो याद हो गया, जहां तक ये क्षेत्र अपन को याद हो गया। यहाँ पे अपने कहा जाना है पूर्वोत्तर वाले राज्यों में, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। ठीक है, अब जो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य है वो है साथियों आपके हरियाणा, पंजाब। वापस आ गए, दो आ गए। राजस्थान में क्या है, मरुस्थल ज्यादा है,
तो राजस्थान भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। और राजस्थान के पास में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ने भी भेड़ो ले लियो, यानी कि शामिल ले लिया इसको भी। तो कहीं पे समस्या कहाँ है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में मरुस्थल ज्यादा है, राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश। बस मैंने कहा ना 2 बार गोली किंकन ले, कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर कह के 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, 1 क्लास सुबह 1 क्लास शाम को देख लेना, ये की ये वापस आपके याद, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। हरियाणा पंजाब तो याद रखना ही न्यूनतम है, कृषि ज्यादा होती है, वन कम है। राजस्थान में भी तो कम है भाई, मरुस्थल ज्यादा है। उत्तर प्रदेश भाई राजस्थान के भाई है, पढ़े आए है ना, राजस्थान के पास में है। बस चलिए, तो ये चीज, ये स्लाइड पूरी पूरी अपन को हो गई क्या, याद हो गई, ठीक है। तो ये हो गई याद, इसकी पिछली वाली भी हो गई याद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक स्लाइड और है मात्र, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश में वन। अब देखो इसमें ऐसा है कि याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं याद हो तो भी टेंशन लेने का काम नहीं। तो क्या गुरु जी याद नहीं हो तो आप दे रहे क्यों, अरे भैया आंकड़े तो देने पड़ते हैं ना, नहीं दूंगा तो फिर आप लोगों को सर वो केंद्र शासित तो बताया नहीं, आपने पीछे रख दिए, कहीं आपके किताब बेचने का तो इरादा नहीं है कि किताब में दोगे फिर, तो इसलिए यहाँ पे देने जरूरी है, ठीक है। तो याद रह जाए बढ़िया बात है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है वो जरूर याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखो बड़े नाम, बड़े बड़ा नाम, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव दोनों को जोड़ दिया है, अब बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया तो वन भी ज्यादा होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 21,387 किलोमीटर स्क्वायर पर, यानी कि सर्वाधिक केंद्र शासित के अंदर सर्वाधिक, केंद्र शासित में कह रहा हूं ध्यान रखना, ठीक है, केंद्र शासित में सर्वाधिक। इसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को शामिल बता रहा हूं मैं, 2272 किलोमीटर, ठीक है। फिर चंडीगढ़ में 227, दिल्ली में 195, पुदुचेरी में 53, लक्षद्वीप में 27 और अंडमान निकोबार में 22। तो आपको याद मेरे हिसाब से जो रखना है कि उसको भूलना नहीं है, वो एक तो है ये और एक है अंडमान निकोबार। तो देखो एक नाम तो जो बड़ा ही बड़ा ऊपर आया है वो, और एक अंडमान निकोबार जो नीचे बड़ा ही बड़ा है वो याद रखना है। तो वहां पे क्या है, वहां पे तो है 22, यानी अंडमान और निकोबार 2 और 2, ठीक है ना, 22, ठीक है, 2 और 2 22, 22 तो यहाँ याद रखना है। और ऊपर आपको यानी दादरा नगर हवेली और दमन दीव में सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साथियों 33 से 75%। अब देखो 1988 वाली जो वन नीति थी उसके अंदर ये कहा था कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके 33% पर वन होने चाहिए। अब अपने ये जो है 33 से 75% वन क्षेत्रफल वाले जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से हैं वो देखना। उनमें एक तो मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, असम और उड़ीसा, ठीक है। 1-2 बार पढ़ना याद हो जाए, ठीक है। प्रश्न बनने की संभावना वैसे कम है, लेकिन अच्छा प्रश्न बनेगा तो यहां से बन सकता है। तो ये कौन से हैं, ये ध्यान देना 33 से 75% वाले हैं। 33% से 75 के मध्य है, 75 से अधिक नहीं है, क्योंकि 75 से अधिक वाले यहाँ है नीचे। ये कौन से हैं कि 75% से अधिक वन क्षेत्रफल वाले, यानी कि बहुत हरे भरे, ठीक है। इसमें आ गए साथियों एक तो लक्षद्वीप, एक आ गया आपके मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये जो है साथियों ये है आपके 75 से भी अधिक वाले, कि 75% से भी अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। ये है 33 से 75 वाले, और जो बचे वो 33% से कम के अंदर आते हैं। ये जो आंकड़े हैं ना साथियों, ये नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 वाले हैं, जो आपके जनवरी 2022 में जारी की गई है और भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई वो वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ये देखो, ये पहले ही यहाँ पे आपको बताया था भूपेंद्र यादव द्वारा, और ये तो अपने लगभग जो है आंकड़े सारे के सारे इसमें याद कर लिए हैं, किए हैं कि नहीं, तो ये याद हो गए हैं। और इसी के हिसाब से मेरे हिसाब से आपकी वनस्पति वाली जो क्लास है वो पूरी हुई। अब कई विद्यार्थियों के मन में आएगा कि सर गाइड में तो आपने वन्यजीव अभ्यारण्य भी दे रखे हैं, तो देखो वैसे है सिलेबस के अंदर क्या है, वनस्पति है, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य आपको एक मतलब संबंधित टॉपिक आ जाता है, संदर्भित आ जाता है, लिंकिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो वैसे अभी जो सिलेबस को देखते हुए चल रहे हैं अपन क्लास में, उसमें करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में यदि लगेगा, आप लोग भी कहेंगे और लगेगा, तो मैं वन्यजीव अभ्यारण्य भी एक क्लास लेकर बता दूंगा। वैसे उसमें प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और कौन से वन्यजीव कहाँ पे पाए जाते हैं और कौन से अभ्यारण्य कहाँ पे है स्थित वो याद रखने हैं। सारनिया की सारनिया होती है, लेकिन फिर भी यदि आपको आवश्यकता महसूस होगी तो मैं करवा दूंगा, ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अपन पहले एक बार पूरा
बिल्कुल फोकस होकर सिलेबस को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके एक और क्लास, और इसके बाद में अपन ऊर्जा संसाधन वाले क्लास को देखेंगे और उसको भी बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।